नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम डिफ्रेंशिएशन पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्रेंशिएशन के लेवल्स और मैकेनिज्म वगैरह क्या होती हैं। यह टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड और उसकी यूनिट फोर्थ का है। यहाँ हम लेवल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन मतलब विभेदन के स्तर पढ़ेंगे कि विभेदन के कौन कौन से स्तर होते हैं। ये 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अनडिफरेंटेड स्टेज, और सेकंड प्रोटो डिफरेंटेड स्टेज, और थर्ड डिफरेंटेड स्टेज, और लास्ट फोर्थ वाला है मॉड्यूलेशन। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। अविभेदित अवस्था और प्रोटो विभेदित अवस्था, और थर्ड है विभेदित अवस्था, और लास्ट जो है वो फोर्थ मॉड्यूलेशन। तो इनमें क्या क्या होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन में जो अर्ली इवेंट्स के रूप में जो होता है वो इसमें जो अनडिफरेंटेड सेल्स होती हैं वो प्रोटो डिफरेंटेड सेल्स में चेंजेस हो जाती हैं। और इसके बाद इसमें सेकेंडरी जो रेगुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटो डिफरेंशिएस सेल्स का मॉडिफिकेशन डिफरेंशिएस सेल्स में हो जाता है। और ये डिफरेंस सेल्स क्या करती है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस भी करती है। और इसमें थर्ड रेगुलेशनरी इवेंट के रूप में और थोड़ी सी दूसरी इवेंट्स होती है। वो कौन कौन सी होती है, इसमें जो चेंज है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के रूप में भी होता है। और ये जो चेंजेज होते हैं वो डेवलपमेंट के लास्ट में, और उसमें क्या होता है कि जो लास्ट अपने स्टेज देखा था वो मॉड्यूलेशन होता है। तो मॉड्यूलेशन के रूप में ही इसके लेवल ख़त्म होते हैं। अब हम केमिकल बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन मतलब विभेदन का जो रासायनिक आधार क्या है उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन और सिग्नल फॉर जीन एक्टिवेशन। तो इसमें देखते हैं कि केमिकल बेसिस में क्या होता है कि क्लीवेज में जो होने वाले चेंजेज हैं उनमें इंटरफेज जो स्टेज होती है वो थोड़ी कम स्टेज की होती है, और इनमें केवल एस फेज और डीएनए का फॉर्मेशन ही होता है। और इसके बाद में जो इंटरफेज स्टेज होती है उसका जो पीरियड है वो बढ़ता जाता है। और उसमें क्या होता है कि इंटरफेज की जो पीरियड बढ़ता है उस टाइम पे आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें पहले तो डीएनए का सिंथेसिस होता है और बाद में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और यह इवेंट क्या होता है इसमें किसके नाम से जानी जाती है, जो आरएनए का सिंथेसिस होता है, मिडिल कोरक संक्रमण कहलाती है। और इस इवेंट के बाद में ही डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और एक डेवलप्ड एम्ब्रियो की जो सभी सेल्स हैं उनका जीनोटाइप एक समान का होता है, सेम होता है। और फिर इनमें एपिजीनोटाइप के रूप में भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो डिप्रेशन के दौरान क्या होता है कि जो पैसिव जो जीन होता है उनका फॉर्मेशन एक्टिव जीन में हो जाता है। और ये सेल्स में किसी विशिष्ट समय में कोई एक स्पेसिफिक जीन को ही एक्टिव करती है। तो इसको यहाँ पे हम ये केमिकल बेसिस में क्या क्या चेंज होता है इसको 2 भागों में बांटा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन सक्रियण की क्रियाविधि, और सेकंड है सिग्नल फॉर जीन एक्टिवेशन। तो जीन सक्रियण की संकेत क्या होते हैं, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन में क्या होता है कि जो जीन के एक्टिवेशन में हिस्टोन प्रोटीन होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लिया हुआ आरएनए पॉलीमरेज और उसके एंजाइम यदि किसी एनिमल की थाइमस ग्लैंड से प्राप्त डीएनए के साथ ही अगर उसको मिक्स किया जाए तो उसमें आरएनए का भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और यदि इस सिस्टम में हम हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट करवा देते हैं तो उसमें आरएनए का सिंथेसिस भी कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस का निरोधन और अलग अलग रेट्स पर करते हैं। जैसे कि हमने बछड़े की जो थाइमस ग्लैंड के रूप में देखा था, थाइमस ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम को के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। और उसमें ये से ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो न्यूक्लियोसोम यूनिट्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
और आरएनए जो सिंथेसिस की रेट्स हैं वो भी ट्रिपल हो जाती है इसमें। और जो प्रोकैरियोट और दूसरे जो एक कौशी के यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है उनमें डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। और इनमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन नहीं होता तो इनमें जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन वो भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होता है क्योंकि उनमें डिफरेंशिएशन होता है। और इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाने के कारण ही प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन एब्सेंट रहता है और उनमें हिस्टोन प्रोटीन में डिफरेंशिएशन की जो ये रोल निभाता है वो हिस्टोन प्रोटीन ही डिफरेंशिएशन में महत्वपूर्ण काम करता है। केमिकल बेसिस ऑफ डिफरेंशिएट कि जीन सक्रियण के जो लिए जो संकेत होते हैं उसका सेकंड है कि जीन संकेत के लिए सिग्नल कौन करता है, इसमें संकेत कौन देता है। तो डिफरेंशिएशन के दौरान जीन को एक्टिव करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से होती है, वो बाहर से प्राप्त होती है। जबकि हिस्टोन में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन इन इन्फॉर्मेशन को जो प्राप्त करता है उनको मीडिएटर का कार्य करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन ही एक मेन मीडिएटर होता है इनमें। और डिफरेंशिएशन का जो कंट्रोल है उसी सेल्स के न्यूक्लियस द्वारा नहीं होता। इसलिए अब क्या हुआ कि हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि डिफरेंशिएशन के लिए जीन को जो एक्टिव करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के बाहर से प्राप्त होती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से ही इफेक्टिव होता है। अब हम रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स विभेदन का नियंत्रण के बारे में देखेंगे कि विभेदन का नियंत्रण किससे होता है। तो यहाँ हम विभेदन का नियंत्रण को 3 भागों में बांटा गया। रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एट जीनोम लेवल, फर्स्ट जीनोम लेवल पर, और सेकंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और थर्ड है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट ट्रांसलेट लेवल। तब यहाँ पे देखा हमने जीनोम लेवल पर इसका देख लिया, और सेकंड ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, और लास्ट थर्ड ट्रांसलेशन लेवल। तो इन तीनों पर कैसे रेगुलेशन होता है। अब हम रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एट जीनोम लेवल, अब हम देखेंगे कि जीनोम लेवल पर डिफरेंशिएशन में का कंट्रोल कैसे होता है। तो इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जीनोम में स्थायी परिवर्तन या परमानेंट चेंजेस इन जीनोम। सेकंड प्रोबेबली परमानेंट चेंज इन जीनोम, जीनोम में जो प्रायिक स्थायी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। और थर्ड वाला है रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, जो अपेक्षित स्थायी परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और लास्ट जो फोर्थ होता है वो मोर रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब अधिक उत्क्रमणीय चेंजेस कौन कौन से होता है। लास्ट है वो रेडियली रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब जो जल्दी से जो चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम जो फर्स्ट वाला है परमानेंट चेंज में क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है कि जो आरबीसी की जो क्रिएटिनाइज होती है और रक्त जो कणिकाओं में होते हैं उनमें केंद्रक एब्सेंट होता है। और इसका एग्जांपल हम देखेंगे एस्केरिस में क्रोमोजोमल विखंडन की जो क्रिया होती है, जबकि इसमें जो दो क्रोमोजोम्स होते हैं, 2 सेल्स होती हैं, उनमें क्रोमोजोम्स होता है, और इन दोनों सेल्स के द्वारा प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। इस प्रकार जो सेकंड वाला है कि जीनोम में प्रायिक स्थायी चेंजेस क्या होता है, तो इनमें क्या होता है कि जो म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन और डिलेशन के कारण जीनोम में चेंजेज होता है। और थर्ड वाला रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या होता है कि डीएनए के मिथाइलेशन से एक एंजाइम सेल्स में पाए जाते हैं, और इस क्रिया के कारण क्या होता है एंडोन्यूक्लियर जो एंजाइम होता है वो डीएनए में विखंडित नहीं होता, और मिथाइलेशन की जो रिएक्शन होती है उससे डीएनए के सिंथेसिस की बाद में ही संपन्न होते हैं। और ये जो मिथाइलेशन की क्रिया है इसमें सेल डिवीजन के बाद में ही होती है। और इसके बाद में जो मोर रिवर्सिबल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखा है कि जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है उसमें फास्फोरिलेशन की जो रिएक्शन होती है तो उसमें क्रोमोटिन और ज़्यादा डेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हेटेरोक्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन की कंपैरिजन में डीएनए की क्वालिटी भी
कम हो जाती है और ये एक जेनेटिक फॉर्म में एक्टिव नहीं रहता है, ये पैसिव हो जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन और वो ट्रांसलेशन में भाग लेता है, ये दोनों में। और इसकी जो इंटरफेज स्टेज होती है उसमें हेटेरोक्रोमेटिन जीन को कंट्रोल करने में भी पार्टिसिपेट करता है। लास्ट है वो शीघ्र प्रतिवर्तनीय चेंजेस क्या होता है। इसमें देखा है जो हिस्टोन के एसिटाइलेशन के कारण न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव होकर वो क्या करने लग जाती है, ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाती है। और क्रोमेटिन का जो त्रिविमीय चेंजेज होता है वो सुपर कॉइलिंग या न्यूक्लियोसोम में चेंजेज हो जाता है। और जीन प्रवर्धन के द्वारा जो डीएनए की अमाउंट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में उपस्थित होता है, बालवियोनी विलय और लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं। वो सभी जीन प्रवर्धन के ही उदाहरण हैं। अब हम यहाँ रेगुलेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, अब हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे रेगुलेशन होता है। तो इसमें भी क्या है कि एक तो ये जीन रेगुलेशन क्या होता है, हिस्टोन द्वारा होता है, और सेकंड जीन रेगुलेशन बाई हेटेरोक्रोमेटिन द्वारा होता है, और थर्ड है जीन रेगुलेशन बाई एसिडिक प्रोटीन्स द्वारा कैसे होता है। तो अब हम यह देखते हैं कि इसमें जो हिस्टोन क्रोमोसोम्स प्रोटीन होते हैं उनकी जो बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि डीएनए पर फास्फोरिक अम्ल के जो फ्री ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं, और ये कार्बोक्सी की ग्रुप ही हिस्टोन को NH अमीनो ग्रुप में एक ग्रुप के रूप के साथ में कंबाइंड कर लेते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के कारण ही हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को RNA पॉलीमरेज और ट्राईफॉस्फोप्यूरिन और ट्राईफॉस्फोपिरिमिडिन के साथ रिएक्शन करने से भी रोकता है। और इसके अलावा गैस्ट्रुलेशन से पहले जीन पैसिव होते हैं, जबकि इसके बाद में ये जीन दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या देगा कि डीएनए के जो हिस्टोन के संयोजन के चेंजेस के कारण ये ऐसा होता है। और हिस्टोन का ट्रांसक्रिप्शन में कंट्रोल, हार्मोन्स, इंड्यूसर, फॉस्फोरिलेशन, एसिटिलीकरण और मिथाइलेशन से डीएनए हिस्टोन के साथ चेंजेज हो जाने के कारण ही होता है। और इसमें क्या होता है कि जीनों के द्वारा जीनोम में जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब हम यहाँ रेगुलेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एट ट्रांसलेशन लेवल पर देखेंगे। पहले के हमारे रेगुलेशन डिफ्रेंशिएशन एट जीनोम लेवल और रेगुलेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और ये हमारा लास्ट है ट्रांसलेशन लेवल पर कैसे रेगुलेशन होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डीएनए में आनुवंशिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको प्रोटीन तक ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, वो कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो mRNA का जो न्यूक्लियस है उनमें विखंडन होता है, और mRNA का जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में परिवहन भी होता है, और mRNA का जो राइबोसोम है उस पर भी विखंडन होता है, और mRNA का जो ये क्या करता है, मास्किंग का काम करता है, और राइबोसोम्स का एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन होता है। और उससे क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसमें रूपांतरण हो जाता है न्यू प्रोटीन्स में, और प्रोटीन के सिंथेसिस के स्टार्ट और ट्रांजिशन में काम आने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सभी में चेंजेज होते हैं। तो इसके क्या हुआ है, इसमें जैसे हार्मोन्स mRNA के जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर राइबोसोम के साथ mRNA का बाइंडिंग भी होती है, और ट्रांसलेशन द्वारा ही क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सभी जो रिएक्शंस होती है वो ट्रांसलेशन लेवल पर ही होती है। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि मैमेलियन जो ब्लड सेल्स होती है उसमें डिफ्रेंशिएशन का ओरिजिन कैसे होता है। तो देखा कि सभी जो मैमल्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं दूसरे, उनका जो बोन मेरो है उनमें इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू का
कार्य करती है। और बोन मैरो में अनडिफरेंटेड स्टेम सेल होती है, वो एक स्टिमुलेशन के कारण ही उसके बाद में जो ब्लड कॉर्पसेल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये ही ब्लड कॉर्पसेल का फॉर्मेशन, ये इवेंट क्या कहलाती है, डिफ्रेंसिएशन कहलाती है। इनमें क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होती है वो एक स्मॉल होती है और राउंडेड शेप की होती है। और इरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार के क्या होगी, प्रोटीन निर्धारक होते हैं जो स्टेम सेल्स के डिफरेंसेस को डिटर्मिनेट करता है। और डिटर्मिनेट के बाद में स्टेम सेल्स प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाती हैं। और इसके बाद में मैचुरेशन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और लास्ट में इसमें क्या है कि 6 आकार की जो चेंजेज होते हैं इस पीरियड के दौरान ही क्या होता है कि इसमें नए प्रोटीन, लियोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, इन सब का सिंथेसिस होता है। और इसके साथ ही हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। और इनमें जो 4 सेल्स डिवीजन के बाद में इरिथ्रोब्लास्ट हीमोग्लोबिन से विफिल हो जाती हैं और इनका न्यूक्लियस बाहर की ओर निष्कासित हो जाता है। और इनमें परिवहन में जो रेटिकुलोसाइट होता है उनके अंदर प्रवेश करती हैं। और उससे अंदर जाने के बाद में क्या होता है कि 2 या 3 दिन में ही मैच्योर हो जाती है, 2-3 दिन में। और मैच्योर होकर भी इरिथ्रोसाइट बन जाती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि मैमल्स में जो डिफ्रेंसिएशन होता है उनमें ट्रांसक्रिप्शन की जो रेट है वो कम हो जाती है। जैसे कि चूजे की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, फिर भी इनमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक डिफ्रेंसिएशन पार्ट 2, जिसमें कि हमने लेवल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन और रेगुलेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन के बारे में पूरा हो गया।